हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। अ, अब से पहले हमने क्लास 10th के एनसीईआरटी और आरबीएससी का पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। हम अब अपने दूसरे चैप्टर के साथ तैयार हैं, जिसका नाम है अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल क्षारक और लवण, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान का जो है, रसायन विज्ञान वाले पार्ट का सेकंड चैप्टर है और विज्ञान का सेकंड चैप्टर है। हमने पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं। पहले चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हमने अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा, अभिक्रियाओं के जो है उनके गुणों के बारे में पढ़ा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभिक्रिया कौन सी है, इस बारे में पढ़ा। और उसके बाद जो हमने वीडियो बनाया, उसमें चैप्टर 1 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे उसके बारे में हमने बात की। अब हम तैयार है अपने अगले अध्याय के साथ। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप अपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट्स की कॉपी जरूर लें, नोट्स साथ साथ में जरूर बनाएं। ये बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स है हमारे पास में, तो इनकी सहायता से आप नोट्स बना सकते हैं। जो भी डाउट्स हो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं आपकी जितनी संभव हो सके उतनी मदद जरूर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल क्षारक और लवण, चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला जो नाम है वो है अम्ल, एसिड। एसिड शब्द से परिचय कर लेते हैं हम। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और लैटिन भाषा वालों जो शब्द है उसको वो शब्द है एशियर। कौन सा है? या लिख लेना, आप क्या लिखोगे? कौन सा शब्द है? एशियर। कौन सा शब्द है? एशियर। एशियर शब्द जो है लैटिन भाषा का, और उसका अर्थ है खट्टा। उससे ये जो लिया गया है कौन सा शब्द? एसिड शब्द। ठीक है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। ये जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? यहाँ पे दिख नहीं रहा है, H+ आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? लिख लेना। एक तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? एशियर शब्द। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और लिटमस पत्र जो होता है उसको कैसे, ये जो है नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं? लाल में। किस में बदल देते हैं? लाल में। तो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और कौन सी शब्द लैटिन भाषा के एशियर शब्द से बने? स्वाद में ये खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते? खट्टे। आ जाओ आगे। अगला, अम्ल के परीक्षण और विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि अम्ल के जो परीक्षण और विशेषताएं क्या है। अम्ल के परीक्षण का मतलब है हमें कैसे पता चला कि कोई भी अम्ल है या नहीं। तो अम्ल का सबसे सामान्य परीक्षण जो किया जाता है वो लिटमस पत्र के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? लिटमस पत्र के साथ। जब नीला लिटमस अम्ल के संपर्क में आता है तो वो कैसा हो जाता है? लाल। मान लो कि वो पहले जो है लिटमस पत्र कैसा था? नीला। जब उसको अम्ल में डालेंगे वो कैसा हो जाएगा? लाल। कैसे हो जाएगा? लाल। नीला लिटमस पत्र अगर अम्ल में डाला जाएगा तो कैसे हो जाएगा? लाल। तो ये अम्ल का परीक्षण हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास अगर मान लो एक अम्ल है तो हम साथ में क्या ले लेंगे? लिटमस पत्र। उस लिटमस पत्र को अम्ल में डुबा डुबा के देखेंगे, अम्ल में डुबा के देखेंगे। तो अगर वो नीला है तो किस में बदल जाएगा? लाल में। नीला लिटमस पत्र किस में बदल जाएगा? लाल में। आ जाओ आगे। अगला, अम्लों का वर्गीकरण। और दो अम्लों का वर्गीकरण कितनों में किया गया? एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। ये जो है एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। ठीक है। एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। ये जो है अम्ल जो है ये पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। और कौन सा आयन देते हैं आपको पता ही है? H+ आयन। और ये आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। तो प्रबल और दुर्बल अम्लों में क्या अंतर है? एक ही अंतर है। क्या? कि ये जो प्रबल अम्ल होते हैं वो पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो आंशिकतया आयनीकृत होते हैं। उदाहरण में देख लो, HCl प्रबल अम्ल का उदाहरण है। एक HCl, H2SO4, फिर HNO3। ठीक है। ये जो है किसके उदाहरण है? प्रबल अम्लों के। और दुर्बल अम्लों के उदाहरण में देख लो, लैक्टिक अम्ल और एक ऑक्जेलिक अम्ल। एक कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल। एक मेथनोइक अम्ल CH3COO। ये सारे किसके उदाहरण है? दुर्बल अम्लों। तो अम्लों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है, एक तो प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं। जब उनको जलीय विलयन में मिक्स किया जाता है तो वो पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। दुर्बल अम्लों के उदाहरण में लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं CH3COOH, जिसका सूत्र है। और प्रबल अम्लों के उदाहरण में HCl, H2SO4 और HNO3। आ जाओ आगे। अगला, सांद्र और तनु अम्ल। अगला क्या है? सांद्र और तनु अम्ल। ये वैसे नॉर्मली नहीं पूछा जाता, फिर भी आप ध्यान में रखना कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा तो अधिक होगी और जल क्या होगा? कम। मतलब सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा।
गाढ़ा जो द्रव होता है वो क्या कहलाता है? सांद्र। अगर गाढ़ा है इसका मतलब क्या है? द्रव ज्यादा है और पानी कम है। इसका मतलब अगर अम्ल ज्यादा है, अम्ल क्या हो इसमें? इसमें अम्ल क्या है? इसमें अम्ल ज्यादा और पानी क्या है? कम। इसमें अम्ल, तनु में अम्ल क्या होगा? कम, और पानी क्या होगा? ज्यादा। तो तनु अम्ल जिसमें अल्प मात्रा में तो अम्ल होगा और पानी जो है अधिक मात्रा में। आ जाओ आगे। क्षार का परिचय देखो भाई। अब अम्ल हमने पढ़ लिया, नॉर्मल बेसिक परिचय हमने अम्ल का पढ़ लिया। अब हम बेसिक जो है नॉलेज किसके बारे में देख रहे हैं? क्षारक के बारे में। क्षारक क्या है भाई? ये स्वाद में होते हैं कड़वे। क्या होते हैं स्वाद में? कड़वे। और छूने पर कैसे लगते हैं? साबुन जैसे। स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में होते हैं कड़वे। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। और छूने पर कैसे लगते हैं? छूने पर जो है ये साबुन जैसे लगते। दूसरी खास बात, ये नीले लिटमस पत्र को किसमें बदलते हैं? लाल में। नहीं, ये उल्टा लिखा इन्होंने, नहीं सही लिखा है, मैंने उल्टा पढ़ा, सॉरी। ये लाल लिटमस को किस में बदल देते हैं? नीले में। अम्ल की खासियत क्या थी? अम्ल की क्या थी कि वो नीले को तो किस में बदल देंगे? नीला किस में बदल जाएगा? लाल में। और क्षारक की क्या खासियत है? क्षारक की खासियत ये है कि लाल किस में बदल जाएगा? नीले में। लाल किस में बदल जाएगा? नीले में। दूसरा, अम्ल जो है जलीय विलयन में कौन सा आयन देते थे? H प्लस आयन। कौन सा आयन? H प्लस आयन। अम्ल जो है जलीय विलयन में कौन सा आयन देते थे? H प्लस आयन। और ये कौन से देते हैं? क्षारक। क्षारक जो है जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। लिखना, अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं और जलीय क्षारक जलीय विलयन में कौन से देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। प्रबल अम्लों के उदाहरण कौन कौन से थे? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO। और यहाँ पे प्रबल क्षारकों के उदाहरण देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षारकों के उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रख। आगे आगे। अब आते हैं क्षारक के मुख्य गुण। क्षारक जो है स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं? साबुन जैसे। सूचक का प्रभाव क्या है? ये लाल लिटमस को किस में बदल देते हैं? नीले में। और ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस आयन देते हैं। आ जाओ आगे। अब आते हैं क्षार क्या होते हैं। हमने क्षारक पढ़ा, क्षार नहीं, नाम में अंतर है। एक होता है क्षारक, और ये क्या है? क्षार। ये क्षारक नहीं है। क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं है, लेकिन सभी क्षार क्या है? क्षारक है। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक क्षार, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जैसे उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को सूत्र है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आ जाओ आगे। ये एंटा एसिड भी है जो आगे हम पढ़ेंगे। आ जाओ। अब आते हैं लवण क्या है। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होती है, जिसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल प्लस क्षारक। अम्ल प्लस क्षारक। ठीक है, इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाते हैं, एसिड प्लस बेस जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनाते हैं? लवण और जल, साल्ट और वाटर। ये अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ये आयनिक यौगिक होते हैं, इसका मतलब इनमें आयन होते हैं प्लस और माइनस। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ऑफ कोर्स हमें पता है आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च। उदाहरण में साधारण नमक। उदाहरण में क्या है? साधारण। साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये देखो सामान्य अभिक्रिया, लवण की सामान्य अभिक्रिया देख लो। एसिड और क्षार को मिलाकर क्या बनाया? लवण और जल। आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे सूचक। सूचक क्या होते हैं? विलयन की प्रकृति की जो पहचान करवाते हैं। आ जाओ। अब जो भाई सूचक, पहले वैसे सूचक की परिभाषा भी लिख लो। सूचक की खुद की परिभाषा अभी यहाँ पे है नहीं, तो हम अभी लिख लेते हैं कि ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी भी पदार्थ की पदार्थ की अम्लता अथवा क्षारकता, अम्लता अथवा क्षारकता का पता लगाने में काम आते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक। क्या कहलाते हैं?
सूचक। तो ऐसे पदार्थ जो किसी भी पदार्थ की अम्लता अथवा क्षारकता का पता लगाने में काम आते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक। सूचक की परिभाषा नहीं है, मैंने लिखवा दी, याद करना, बहुत बार पूछी गई है। 1 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का? 1 नंबर का सवाल आता है। अब ध्यान से रखना, ध्यान रखना। और तो सूचक की परिभाषा मैंने लिखवा दी। ऐसे पदार्थ जो किसी भी जो है पदार्थ की अम्लता अथवा क्षारकता का पता लगाने में काम आते हैं। आ जाओ आगे भाई। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक का पहला प्रकार है नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी आदि। हल्दी का उदाहरण, हल्दी क्या करते हैं, क्षारीय साबुन से धोने पर हल्दी का पीला दाग कैसा हो जाता है? भूरा दाग। ये तो आपने घरों पे देखे होगा, जब सब्जी गिर जाती है तो सब्जी पर जब हम साबुन लगाते हैं तो साबुन लगभग कैसा दिखने लगता है? लाल, या ज्यादा भूरा दिखने लगता है, भूरा लाल दिखने लगता है। अब एक सवाल पूछा जाता है लिटमस पत्र के बारे में। किसके बारे में? लिटमस पत्र के बारे में। ये कि ये जो लिटमस पत्र है वो किससे प्राप्त होता है? तो वो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। ठीक है, आज संश्लेषित सूचक में देखो भाई, फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, दो संश्लेषित सूचक। कितने? पहला फिनोफ्थलीन, दूसरा मेथिल ऑरेंज। ये सवाल पूछा गया बहुत बार, पिछली बार बोर्ड्स में आया था, 2025 नहीं 2024 के बोर्ड में आया था कि दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। उसमें था एक फिनोप्थिलिन और एक मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो होता है, फिनोप्थिलिन जो होता है, वो अम्ल के साथ तो रंगीन होता है और क्षारक के साथ गुलाबी। और मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल होता है और क्षारक के साथ पीला। तो संश्लेषित सूचक कितने प्रकार के? कितने कितने? दो। एक तो फिनोप्थिलिन, एक मेथिलोन। और भी बहुत होंगे लेकिन आपको ये दो ही याद रखने हैं, आपकी बुक में ये दो ही है। पहला फिनोप्थिलिन, पहला कौन सा है? फिनोप्थिलिन। और दूसरा मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थिलिन के साथ दिमाग में क्या रखोगे कि ये अम्ल के साथ तो रंगीन होता है और क्षारक के साथ गुलाबी। और मेथिल ऑरेंज के साथ के लिए दिमाग में क्या रखोगे कि ये अम्ल के साथ लाल होता है और क्षारक के साथ पीला। आ जाओ आगे। अब आ जाए गंधीय सूचक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। गंधीय सूचक क्या होते हैं भाई? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है वो क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक। यानी कि उनको जब ले जाया जाता है किसमें? अम्लीय या क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम में? अम्लीय या क्षारीय माध्यम में। तो उनकी गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन। गंध में क्या कर देती है? गंध में इनके आ जाता है, गंध परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जब गंध में परिवर्तन आता है तो वो क्या क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक। जैसे उदाहरण के लिए प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। प्याज का रस क्या करता है? अम्ल के साथ तो तेज से गंध दर्शाएगा और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं आएगी। अम्ल जो है वेनिला अम्ल के साथ समान ही गंध में रहेगा और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं। लौंग का तेल भी अम्ल के साथ समान गंध में रहेगा और क्षारक के साथ किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो गंधीय सूचक क्या करते हैं? अम्लीय या क्षारीय माध्यम में उनकी गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन। उनकी जो स्मेल होती है उसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन। और क्या होता है? प्याज, जैसे उदाहरण में प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। आ जाओ आगे। अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हर जगह काम आता है। ये अनेकों सूचकों का मिश्रण होता है। ये न केवल प्रकृति यानी कि अम्ल या क्षार बताते बल्कि उनकी प्रबलता की माप भी बताते। और ये विभिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। इस ये कौन से हैं? पीएच स्केल। समझे? पीएच स्केल। ये क्या कहलाता है? पीएच स्केल क्या कहलाती है? सार्वत्रिक सूचक। ये किसके बारे में बात करता है? पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल जो दी वो हमें क्या बताता है? क्षारक एसिड है ये बेस। एक तो हमें अम्लीय क्षार के बारे में बता देता है, दूसरा उनकी प्रबलता भी बताता है, एक भाई कितने ज्यादा प्रबल है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये अलग अलग रंग प्रदर्शित करके बताते हैं। यानी कुछ सूचकों का मिश्रण होते हैं। ये न केवल प्रकृति बल्कि उनकी प्रबलता की माप भी बता देते हैं। विभिन्न हाइड्रोजन आयन जो है सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। आ जाओ। अब आते हैं सूचकों की परिवर्तन सारणी। ये अपनी कॉपी में उतार लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अपनी कॉपी में उतार लो। लिटमस पत्थर क्या करता है? अम्ल के साथ तो कैसा होता है? लाल, क्षारक के साथ नीला। अम्ल जो है वो क्षारक के साथ, हल्दी जो है अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं दर्शाती, क्षारक के साथ पीली हो जाती है। लाल पत्ता गोभी अम्ल के साथ लाल होती है, क्षारक के साथ हरी हो जाती है। फिनोल्फिन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं, क्षारक के साथ गुलाबी। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल के साथ लाल और पीला, किसके साथ हो जाता है? क्षारक के साथ। आ जाओ, ये जो सारणी है इंपोर्टेंट है, उतार लो। इंपोर्टेंट है भैया, समझ गए? आ जाओ।
अम्ल की धातु के साथ क्रिया देखो, अब हम पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएं। अम्ल क्षारक की अभिक्रियाएं, इसमें अम्ल की पहली अभिक्रिया है धातु के साथ। ये जो क्षेत्र है वो है कॉपी के अंदर, किसका है, कोई भी दिमाग है तो बता सकता है। वैसे मैं ये बता दूं, ये जो है क्षेत्र बहुत बार पूछा गया है। पिछली बार सवाल आया था 2 नंबर का, किसके बारे में, पॉप टेस्ट के बारे में। किसके बारे में, पॉप टेस्ट के बारे में। ये पॉप टेस्ट का ही चित्र है। अब देखते हैं हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल की धातु के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन। अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और उस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम कौन सी टेस्ट को करते हैं, हम करते हैं पॉप टेस्ट को। कौन सी टेस्ट को करते हैं, पॉप टेस्ट को। अम्ल कौन सा, जैसे HCl, इसके जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सा लवण बनता है, जिंक क्लोराइड, ZnCl, जिंक क्लोराइड। याद रखना कौन सा लवण बनता है, जिंक क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। इस गैस का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हम करते हैं पॉप टेस्ट। कौन सा करते हैं, आज बात। अब हमने पहली अभिक्रिया पढ़ ली, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। और उस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, पॉप टेस्ट करते हैं। आज बात। अब आते हैं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। सेम क्षारक की जब धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो धातु जो होते हैं वो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ जब अभिक्रिया, अम्ल या क्षारक के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। सभी धातुओं के साथ ऐसी अभिक्रिया संभव नहीं होती। सोडियम जिंकेट का बनना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है जब उसको धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनती है और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। आज वाले अब देखते हैं पॉप टेस्ट। मैंने वो चित्र बताया था, ये रहा पॉप टेस्ट का चित्र। देखो, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच के लिए टेस्ट किया जाता है। परख नली, जब जिस परख नली में अभिक्रिया करवाई जाती है उस परख नली से निकल रही गैस के पास जब जलती हुई मोमबत्ती को ले जाया जाता है तो पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये जो ध्वनि है वो हाइड्रोजन गैस के धन, हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो उसके कारण पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसे कहते हैं पॉप टेस्ट। इसे क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट। क्यों कहते हैं पॉप टेस्ट, क्योंकि पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। किस लिए किया जाता है, अम्ल या क्षारक की जब धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है, अम्ल या क्षारक की जब धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए, उस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम कौन सी टेस्ट करते हैं, पॉप टेस्ट करते हैं। पॉप टेस्ट में क्या किया जाता है, जिस परख नली में, देखो जिस परख नली में यह अभिक्रिया की जाती है उस परख नली के पास एक जलती हुई क्या लाई जाती है, मोमबत्ती। और जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस के जलने से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, पॉप की ध्वनि। कौन सी ध्वनि, पॉप की ध्वनि। और इस पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, इस कारण हम इसे कहते हैं पॉप टेस्ट। ये पॉप की ध्वनि हाइड्रोजन के जलने से उत्पन्न होती है और ये किस काम आती है, अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आज आगे अब आते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है। कौन सी गैस आता है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। देखो, पहले था अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर रही थी, जब धातु कार्बोनेट नहीं था तो धातु के साथ अभिक्रिया कर रही थी तो लवण और जल नहीं था, साथ में क्या था, H2। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है, अभी किससे अभिक्रिया कर रही है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रही है। तो जब ये धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं साथ में लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या देते हैं, जल। आज आगे उदाहरण के लिए जब HCl की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या देते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्षारक जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। नोट लगा के ये बात अपनी कॉपी में लिखो कि क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं दर्शाते। अम्ल की जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अम्ल क्या देते हैं, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन। जब सिर्फ धातु, देखो अम्ल या क्षारक की जब है ना, अम्ल या क्षारक जब सिर्फ धातु था, क्या था, धातु, तो कौन सी गैस थी, H2। कौन सी गैस थी, H2। और अब जो है धातु नहीं है, अब क्या है, धातु कार्बोनेट है।
तो क्या है, CO2 और क्षारक जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते हैं। आ जाओ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अब अभिक्रिया देखो भाई। अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। देखो धातु कार्बोनेट के साथ लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल था। धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी क्या था, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। लेकिन सिर्फ धातु था तब क्या था, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। अब क्षारक के लिए भी एक बात दिमाग में रखना कि क्षारक धातु जो है कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अभिक्रिया उदाहरण देख लो, लिख लेना कॉपी में। अम्ल की जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमने क्या मिला, ये लवण, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी जब हमने अभिक्रिया करवाई HCl की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवाने पर एक NaCl, CO2 और H2 प्राप्त होता है और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। एक, अब देखते हैं CO2 की जांच। ये जो CO2 निकल रही है जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर, ये जो CO2 निकल रही है, इस CO2 की जांच कैसे की जाती है। CO2 को चूने के पानी CaOH हॉस्ट्राइज से प्रवाहित करने पर पानी क्या हो जाता है, दूधिया। पानी क्या हो जाता है, दूधिया। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर दूधियापन गायब हो जाता है क्योंकि जल में घुलनशील CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो चमकदार कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में क्या बनता है, H2O, साथ में H2O। तो इस CO2 की जांच कैसे की जाती है कि जिस प्रश्न में हमने जो अभिक्रिया की धातु बाइकार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया की, उस जो है परखनली से जो गैस निकल रही है उस गैस को किसमें प्रवाहित किया जाता, चूने के पानी में। किसमें, चूने के पानी में। और जब चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो पहले जो पानी के कलर का दिखा था वो अब क्या हो जाएगा, दूधिया, दूध के रंग का हो जाएगा। आ जाओ आगे। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त, और बनाते क्या है, लवण और जल। लवण और जल, जैसे अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और H2, सोडियम क्लोराइड और H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त, और बनाएंगे क्या, लवण और जल। लवण के बनने की अभिक्रिया कौन सी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लवण के बनने की अभिक्रिया कौन सी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सामान्य सूत्र में अगर लिखेंगे तो अम्ल प्लस क्षारक हमें क्या देगा, लवण और जल। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या निकलता है, जल। साथ में क्या बनता है, जल। आ जाओ आगे। अब है लवणों की प्रकृति। देखो लवण तीन प्रकार की, एक अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। अम्लीय लवण में प्रबल अम्ल और जब दुर्बल क्षारक होंगे इनका पीएच क्या होगा, 7 से कम, 7 से कम। अम्ल क्या है इसमें, प्रबल, तो ये होंगे अम्लीय प्रकृति के लवण। क्षारीय प्रकृति के लवण क्या होगा, जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक होंगे तो इनका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा, और ये क्या कहलाएंगे, क्षारीय लवण। और उदासीन लवण क्या होंगे, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो कौन से लवण बनाएंगे, उदासीन लवण। उनका पीएच कितना होगा, लगभग 7, एग्जैक्ट 7 होगा या फिर लगभग 7। अम्लीय लवणों देख लो, इस ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मान लो हम अगर मान लो नींबू पानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नींबू पानी। और जब नींबू पानी बनाते हैं तो शक्कर ज्यादा हो जाती है तो हम क्या डालते हैं, शक्कर जब ज्यादा है तो हम कहेंगे मीठा ज्यादा बना। और जब नमक ज्यादा बना डल जाएगा तो हम कहेंगे थोड़ा खारा है। और ये इसमें मान लो अम्ल को मान लो शक्कर, अम्ल के क्या मान लो शक्कर, और क्षारक को मान लो नमक, क्षारक को मान लो नमक। जब शक्कर ज्यादा होगी तो हम कहेंगे क्या होंगे, शक्कर ज्यादा होगी तो हम कहेंगे ये कैसा बन गया है भाई, मीठा ज्यादा बन गया है। मीठा मतलब अम्लीय लवण बना है, शक्कर ज्यादा मतलब अम्ल थोड़ा ज्यादा है, प्रबल अम्ल मतलब अम्ल ज्यादा है, अम्ल की जो प्रबलता है वो अधिक है। अब क्षारीय लवण में हम कहेंगे नमक ज्यादा है, मतलब मान लो नींबू पानी खारा ज्यादा बना है। अब खारा ज्यादा बना है इसका मतलब उसमें क्या है, प्रबल क्षारक, क्षारक ज्यादा है। हम ये कहेंगे कि जो क्षारीय लवण है उसमें जो क्षारक यूज हुआ है वो कैसे हुआ है, प्रबल। इसकी पीएच मान ध्यान रखना, इसकी पीएच मान 7 से ज्यादा, इसकी पीएच मान 7 से कम, इसकी 7 से ज्यादा। और जब दोनों बराबर मात्रा में होता है तो उदासीन लवण बनता है, पीने लायक नींबू पानी बनेगा और हम उसे आसानी से पी पाएंगे। उसकी पीएच कितनी होगी, 7 के बराबर। आ जाओ। अब आते हैं धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति। जब धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं
तो क्या बनता है धात्विक ऑक्साइड, जैसे Cu+O2 क्या बनेगा, CuO। ये CuO ये क्या है, यह है कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाता है, धात्विक ऑक्साइड। जब धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल के साथ विक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। कौन ऐसी और चीज है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, सिंपल क्षारक। जब क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब इसी ये जो धात्विक ऑक्साइड है इसकी जगह अगर मैं क्षारक लिख दूं, क्या कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है ना, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करे क्या बनाते हैं, लवण और जल। और उसी प्रकार क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। अब धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति इसलिए हम कहते हैं क्या होती है, क्षारीय। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब क्या है, क्षारीय प्रकृति के। जब कॉपर ऑक्साइड की HCl से विक्रिया करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है और साथ में क्या बनता है, जल। और इससे हम कहते हैं कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। क्योंकि धात्विक ऑक्साइडों की जब अम्ल से विक्रिया करवाते हैं तो वो भी क्या देते हैं, लवण और जल। और क्षारक भी जब अम्ल के साथ विक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, लवण और जल। आ जाओ आगे। अब आते हैं अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ विक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार हुआ पिछले टाइम में जब धात्विक ऑक्साइड थे तो वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे थे, लवण और जल। और इस बार जो है अधात्विक ऑक्साइड, क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे, लवण और जल। अधात्विक ऑक्साइड इसलिए हम कह सकते हैं किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति की। किस प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति। जैसे उदाहरण में देख लो CO2, SO2, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। इसका मतलब ऑक्साइड है लेकिन धातु नहीं है उनमें, कार्बन धातु नहीं होता ना, SO2 सल्फर धातु थोड़ी होता है। आ जाओ भाई, जैसे CO2 की अभिक्रिया जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं तो जो लवण बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो क्षारीय लवण बनता है इसका उपयोग पहले पार्ट में हमने पढ़ा था। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है, जब दीवारों पे सफेदी की जाती है तो 2-3 दिन के बाद जो वहां पे उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उससे जो है कैल्शियम, ये जो चूने का पानी है तो वो अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता देता है। और उस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण क्या होती है, सफेदी अधिक चमकती है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति समझ आई। अधात्विक ऑक्साइड भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे और अम्ल भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। उदाहरण में CO2, SO2, सब जो भी अधात्विक ऑक्साइड है जिनमें धातु नहीं है और वो ऑक्साइड है वो अधात्विक ऑक्साइड है, वो सभी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे। इसलिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। और धात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आज आगे अम्लों व क्षारकों में क्या समानता भाई, सभी अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करते हैं, सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक जो दोनों जो है आयन उत्पन्न करते हैं, एक H+ और एक OH-। जल में मिलाने पर दोनों ही क्या करते हैं, उष्मा छोड़ते हैं, उष्मा मुक्त करते हैं। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकलती है, उष्मा क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और दोनों का जलीय विलीन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि दोनों में क्या है, आयन। जब आयन होंगे तो विद्युत का चालन ऑटोमेटिक होगा। आयन का मतलब वही हुआ ना जिसके कारण विद्युत चलती है, आयन इलेक्ट्रॉन वही हुआ। तो जब दोनों के अंदर आयन होंगे इसलिए जब दोनों को जलीय विलीन में मिलाएंगे तो आयन उत्पन्न करेंगे, अम्ल H+ आयन छोड़ेगा, क्षारक OH-, और दोनों क्या करेंगे, विद्युत का चालन। और ये एक बात ध्यान में रखनी कि जल में मिलाने पर दोनों ही उष्मा मुक्त करते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति में कैसे होते हैं, उष्मा सेपी। अब अम्लीय क्षारक को जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई की कमी हो जाती है। जब हम उसको मिलाते जाते हैं तो आयन जो है अम्ल की मात्रा कम होती जाती है, पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसे कहते हैं तनुकरण। ये वैसे इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी दिमाग में रख लेना। आज बात साइड में किसी कोने में लिख लेना। आज बात तनुकरण क्या है भाई, हमेशा अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, कभी भी जल को सांद्र अम्ल में नहीं डालना, मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा उसमें नहीं डालना हो, ठीक है। और अम्ल को ही जल में डालना है, जल को अम्ल में नहीं डालना है, जल को अम्ल में नहीं डालना है, अम्ल को ही जल में डालना है। ये प्रक्रिया अत्यंत उष्मा क्षेपी है। मैंने बताया जब अम्ल और क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो ये उष्मा निकलती है, ध्यान रखना। मिश्रण बाहर उछल कर आपको जला सकता है और आप जिस पात्र में ये काम कर रहे हैं वो टूट सकता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाना है, जल को अम्ल में नहीं मिलाना है। आ जाओ आगे।
जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जल की उपस्थिति में अम्ल कौन से उत्पन्न आयन देते हैं, H प्लस उत्पन्न कर सकते हैं, और ये जो आयन है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। सिंपली वो नॉर्मल जो है सिंपल आयनों के रूप में अवस्था में रूप नहीं रह सकते, स्टेबिलिटी नहीं है, समझे, संतुलन के लिए नहीं है, इसलिए जो क्या करते हैं H प्लस आयन H2O के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया हाइड्रोनियम आयन को लिखो, हाइड्रोनियम आयन क्या है, H3O प्लस, ध्यान रखना हाइड्रोनियम आयन लिखने का बहुत बार पूछा गया है सवाल, 1 नंबर का आता है या अब सद में आ जाएगा। निम्न में से हाइड्रोनियम आयन कौन सा है, H प्लस, OH माइनस या HPO प्लस, तो आप लिखोगे H3O प्लस। और इसी प्रकार क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं जिसे बोलते हैं OH माइनस, क्या बोलते हैं, OH माइनस। आज आगे पीएच स्केल देखो भाई, पीएच में पी क्या होता है, पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति। ये पीएच अगर 7 है तो उदासीन होगा पदार्थ, अगर पीएच 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारकीय, ध्यान रखना। ये पीएच स्केल जो है उसके बारे में ध्यान रखना, जब 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो क्षारकीय। और ये स्केल 0 से 14 सेंटीमीटर तक होता है, ये देख लो भाई। धीरे धीरे यहाँ पे जो अम्ल की तरफ है वो रंग लाल है, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जो एल्कलाइन रंग है वो ज्यादा ज्यादा गहरा होता जाता था नीला, और फिर उसके बाद बैंगनी हो जाता है ज्यादा है तो, ठीक है। दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में यही रखना है क्या, कि पीएच में पी क्या होता है, पुषांश। आपसे पूछा जाएगा पीएच स्केल के बारे में लिखो, 3 नंबर का सवाल बहुत बार होता है। तो इस स्केल का काम क्या है, अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए की जाती है। इसमें ये पी जो है वो पुषांश है, एच हाइड्रोजन आयन है, एच क्या है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। एच क्या है, आयन, एच क्या, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। अब और पहली चीज क्या लिखोगे, पीएच स्केल का काम क्या है, अम्ल और क्षारक का पता लगाने, तो ये अम्ल और क्षारक का पता लगाने में काम आते हैं। दूसरी चीज क्या लिखोगे, पीएच 7, इसके में ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप करते हैं। इसमें पी मतलब पुषांश है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर मान लो अगर हम फिर दूसरी चीज लिखोगे, अगर पीएच का मान 7 है तो हम ये कहेंगे कि विलयन उदासीन है, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो हम कहेंगे विलयन अम्लीय है, अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो हम कहेंगे विलयन क्षारीय है। और ये स्केल 0 से 14 सेंटीमीटर तक की 14 पीएच तक हमें माप देता है, अम्ल और क्षारक की प्रबलता जो है उसकी माप देता है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब हम देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच, देखो भाई ये हमारे पाचन तंत्र जो है पीएच होता है 7 से 7.8, मानव शरीर का पीएच प्रास होता है। हमारा उधर, हमारे शरीर का पीएच प्रास है 7 से 7.8। हमारा उधर कौन सा आयन उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपच की स्थिति में इसकी अधिकता से दर्द होता है, जिसे एंटासिड द्वारा सही किया जाता है। एंटासिड का उदाहरण देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पे लिखा है एंटासिड का उदाहरण क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, हमारा शरीर किस परास के बीच में काम करता है, 7 से 7.8। हमारे जो उदर है उसमें कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल, ठीक है। इस अम्ल की पीएच आप जो है लिखना कल कमेंट में, ठीक है। आ जाओ आगे। अब हम देखते हैं हमारी जो प्रकृति है उसमें पीएच क्या है। मधुमक्खी का डंक जो होता है ये नेटल अम्ल के नेटल के बाल या अम्ल छोड़ते हैं जिससे जलन होती है। नेटल के बाल जो है वो नेटल एक प्रकार का पौधा होता है, उस नेटल पे जो है छोटे छोटे रोम लगे होते हैं, वो उससे जब हम छू जाते हैं तो हमें फिर जलन होती है, वो भी किसके कारण होती है, मेथनोइक अम्ल के कारण। और मधुमक्खी जब डंक मारती है तो कौन से अम्ल के होता है, उसमें भी मेथनोइक अम्ल। मिट्टी जो है अच्छी उपज के लिए पीएच जो है पराज उसका विशिष्ट होना है, ज्यादा अम्लीय नहीं हो, ज्यादा क्षारीय नहीं हो। और हमारे मुंह का पीएच भी जब 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों का जो इनेमल है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है हमारे मानव शरीर का, वो भी जो है संक्षारित होने लगता है, खराब होने लगता है, हमारे दांत क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। आ जाओ आगे। अब देखते हैं नमक से जो हमारे प्राप्त जो रसायन है वो इंपोर्टेंट रसायन हम पढ़ लेते हैं। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये चित्र आप ध्यान रखना, आपकी बुक में है। ये सभी क्रिया बहुत बार पूछी गई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो NaOH Cl2 और H2 प्राप्त होते हैं। क्लोरीन Cl2 जो है हमें मिलती है एनोड पर, किस पर मिलती है, एनोड पर, ठीक है। और ये NaOH और ये H2 गैस, ये दोनों जो गैस है वो कहाँ पे मिलती है, देखो क्लोरीन तो मिलती है एनोड पर, क्लोरीन कहाँ मिलती है, एनोड पर। और ये कहाँ मिलती है, H2 गैस, कैथोड पर। ये भी क्या मिलता है, कैथोड पर, ठीक है। एनोड पर तो मिलती है क्लोरीन गैस, और कैथोड पर मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और साथ में हाइड्रोजन गैस। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, है क्या क्लोर क्षार अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर या फिर सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करवाने पर
कैथोड पर हमें NOH और हाइड्रोजन गैस मिलती है, और एनोड पर जो है हमें क्लोरीन गैस मिलती है। इसे कहते हैं क्लोर क्षार विक्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार यानी कि NOH क्या है, क्षार, और क्षार पे कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन। तो इसलिए इसे बोला जाता है क्लोर क्षार विक्रिया। ठीक है, आ जाओ आगे। बेकिंग सोडा और धोने का सोडा देखो भाई, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, धोने का सोडा क्या, Na2CO3.10H2, Na2CO3.10H2, ये किसका सूत्र है, धोने के सोडे का। बेकिंग सोडा किसके पकाने में जो बेकिंग पाउडर बनाने में एंटासिड के रूप में, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, या फिर जो भी रहे ये जो हम बनाते हैं पाव, रोटी, केक, इन सब में ये काम आता है बेकिंग सोडा। और कांच साबुन उद्योगों में जल की स्थायी कठोरता हटाने में धोने का सोडा काम आता है। लाजवाब। प्लास्टर और पेरिस जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर, 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं, किस में बदल जाता है, पीओपी में। पीओपी पे सूत्र देख लो भाई, CaSO4.12H2। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने और सजावटी सामान बनाने में, छत को चिकनी करने में काम। ठीक है दोस्तों, हमारा पाठ हो गया पूरा। एक चीज बच गई, वो बने विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण ये आप खुद पढ़ लेना। वैसे छोटा सा ये काम, इसका कुछ नहीं, फैक्ट्रियों में काम आता है। इसका सूत्र होता है CA। देखो एक जो बच गया है, वो क्या बच गया है, विरंजक चूर्ण। क्या बच गया है, विरंजक चूर्ण। वो मैं लिखवा देता हूँ वैसे, विरंजक चूर्ण। सूत्र क्या है इसका, सूत्र CaOCl2। किस कैसे बनता है, जब बिना बुझे वो चूना होता है, उस पर जब है क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें मिलता है क्लोरीन, कैल्शियम, ये मिलता है, विरंजक चूर्ण मिलता है, CaOCl2। दूसरी चीज क्या दिमाग में रखोगे, पहला विरंजक चूर्ण का सूत्र याद होगे। विरंजक चूर्ण काम कहाँ पे आता है, तो विरंजक, जहाँ पे विरंजक का मतलब रंगों को हटाना, तो रंगों को हटाने में काम आता है। फैक्ट्रियों में जो है रंग रंगाई का काम होता है, उसमें काम आता है। जो है कपड़ों से रंग हटाने में काम आता है। तो इन सब में ये CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण काम आता है। इसका सूत्र याद रखना। हमारा पाठ हो गया पूरा। पाठ क्या हो गया, पाठ पूरा। कल हम मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। आप जो है तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स जरूर बनाए, मेरी ये बात आपसे ध्यान रखेगी। हमारा पाठ पूरा। कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा भी डाउट अगर आपके पास हो, तो नीचे जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक और थैंक बच्चों। काम क्या करना है आपको, कुछ नहीं, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो कर दो लाइक अगर पसंद आया है तो, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इस पाठ के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तर।